नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। इंडिया न्यूज का हॉट सीट प्रोग्राम लोकसभा चुनाव चरम पर है और इस लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से मुद्दों को चुन रही है और मुद्दों को चुनकर जनता के बीच भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा बिहार की राजनीति से आता है और देश की राजनीति में अपनी एक जगह बनाता है। वो नाम है नितिन नवीन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है। नितिन जी, बहुत कम समय में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी उपस्थिति दर्ज की है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाए। ये बीजेपी के लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश में आ सकते हैं, राजस्थान में आ सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ना बाबा ना। लेकिन उस ना बाबा ना को आपने हाँ बाबा हाँ में बदल दिया। सबसे पहले कैसे? देखिए, मैं यहाँ 3 साल से प्रभारी हूँ, सब प्रभारी के। पहले मेरे साथ दीदी डी पुंदेश्वरी जी थी, बाद में हमारे प्रभारी बनकर माननीय ओम माथुर जी आए और दोनों वरिष्ठों के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कई चीज़ों को हम लोगों ने सीखा भी। लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मानना था कि जिस प्रकार से मैं जब वर्कर के साथ बैठता था, ये राज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी के का वैसा राज्य है जहाँ उन्होंने अपनी समय बिताया और पार्टी को खड़ा किया। जब मैं कार्यकर्ताओं के पास गया तो कार्यकर्ताओं में स्पष्ट था कि इस सरकार को उठाड़ फेंकना है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में स्पष्ट था कि फिर से एक बार भाजपा को मौका हम लोग को चाहिए। दूसरी बात जो मुझे सामने से दिखती थी कि एक भूपेश है जो सामने से एक अलग तरह का माहौल बनाया हुआ है, जो जमीन पे तो नहीं है लेकिन एक पूरे बड़े वातावरण में अपने आप को खड़ा किए हुए। हमको स्पष्ट उस समय आगे ध्यान में था कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम ही एक ऐसा चीज़ है जो कार्यकर्ताओं के जोश को आगे बढ़ाएगा। और हम लोगों ने 2022 का जब कालखंड था, हम लोगों ने उस समय कार्यक्रमों को सामने रखा और जब जब कार्यक्रम हम लोगों ने दिए, चाहे युवाओं का आंदोलन हो, चाहे अन्य विषयों पर मोर आवास मोर अधिकार हो, गोठान का पोल खोल हो, ऐसे कई आंदोलन दिए। महिलाओं का महतारी हुंकार रैली के माध्यम से जो शराब का खेल खेला इसने, इन सभी आंदोलनों में बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर लगे। तो जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को घेरना शुरू किया, वहीं सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में अपने आप को इन्वॉल्व की रही। उसका ध्यान जनता के सरोकार में कम अपने परिवार की संपत्ति अर्जित करने में था। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का आकंठ था वो अपनी सीमाओं को पार कर रहा था। और यही मेरा मानना था कि जिस सरकार की छवि भले कुछ भी ऊपर में बनाए फैब्रिकेटेड कर दिया हो, लेकिन जनता में न सड़क की योजना थी, न पानी की चिंता होती थी, न बिजली की चिंता होती थी और कहीं ना कहीं एक छलावा था कि छत्तीसगढ़ियावाद का। लेकिन जो आदमी छत्तीसगढ़ की जनता हुई छल रहा हो, वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ियावाद पर कितना देर टिकेगा? जो गोठान के नाम पर प्रोपेगेंडा करता है, उस गोठान के पोल खोल कार्यक्रम हम लोगों ने जब लिए तो गोठान में कुछ नहीं दिखा, न गाय थी, न गाय के लिए आसियाना था। जब गरीब की आवाज़ की बात किया मुंडी जी ने, तो उस समय गरीबों का आवाज़ छीनने का काम जो सरकार कर रही हो, तो हम लोगों ने मोर आवास मोर अधिकार के माध्यम से आंदोलन किया और जिस प्रकार से जनमानस में उसकी सपोर्ट मिला, हमको तो 15 मार्च 2023 को ये विश्वास हो गया था कि सरकार हमारी बनेगी। और शायद आपसे भी जब मेरा मिलना हुआ होगा, मैं कई स्तर पर इस बात को कहा था कि वहाँ का जो नीचे का करंट है वो दूसरा है। जब मैं गोठान का पोल खोल कार्यक्रम लिया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम तो थोड़ा रिएक्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको आज भी बताता हूँ, वो जून का महीना था और गोठान का पोल मई का लास्ट महीना था, 20 से 22 मई के बीच में वो जो पोल खोल का कार्यक्रम लिया तो पहले बार में जबरदस्त रिएक्शन दिया कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन जब जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाने लगे, 5000 गोठानों पर हमारे कार्यकर्ता गए और जब वो हमारे बड़े नेता उतर गए उस मैदान में, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बैकफुट पे आ गई थी। उसके नेता कांग्रेस के लोग बोलना बंद कर दिए और आपकी सरकार बन गई। मैं उसको एक बार में नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। जिस तरफ से एक सरकार लगी थी कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार, महादेव ऐप, शराब घोटाला, जमीन की अखंड संपत्ति अर्जित करने में लोग लगे थे, वही हमारे कार्यकर्ता भेद खोलने में लगे थे, कार्यकर्ता आंदोलन करने में लगे थे। तो क्या ये मुद्दे अब भी जिंदा हैं? क्योंकि वो 2023 था, चंद महीने बीते हैं और अब 2024 है, तो क्या लोकसभा के विषय
लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के विषय, विधानसभा के मुद्दे, आरोप प्रत्यारोप, उन्हीं पर चुनाव है ये, या मुद्दे से हटकर है, नहीं, अलग है? मैं बहुत स्पष्ट हूं और जनता भी स्पष्ट है। ये मुद्दे हमने 10 साल के जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है वो निश्चित रूप से जनता के सामने है। हम उन विकास के मुद्दों पे जा रहे हैं, अपने 10 सालों के कार्यकाल के मुद्दे पे जा रहे हैं। और राज्य की बात करिएगा तो 100 दिन में विष्णुदेव साई की सरकार ने जो मोदी की गारंटी को पूरा करके दिखाया वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है। 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ देना, पहली किस्त जा चुकी। तो क्या ये समझे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मोदी की गारंटी है, इससे कांग्रेसी बौखला गए क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि सरकार बन जाएगी। और इसी बौखलाहट में डॉक्टर चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है कल शाम को चुनावी सभा में, और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल और बिलासपुर के प्रत्याशी यादव को इसलिए भेजना जरूरी है देवेंद्र को, जिससे ये मोदी को गाली देंगे और लट से मोदी का सर फोड़ सकते हैं। इस बयान को लेकर आपका? मैं इसमें 2-3 सवाल आपने कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, ये जनता में विश्वास जगा है। तो निश्चित रूप से 100 दिन का जो कार्यकाल है, चाहे किसानों के विषय हो, महिलाओं के, वो हमारे लिए जनता का विश्वास है। 10 साल का कार्यकाल हमको जनता का विश्वास है। लेकिन जिन विषयों को, शब्दों का प्रयोग किया, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ चरणदास जी को कि आपके नेताओं ने इसी तरह का बयान कई बार दिया है। मोदी ने हमेशा उसको, किसी ने मौत का सौदागर कहा, किसी ने नीच कह दिया है, किसी ने भगोड़ा के तमाम सारे, किसी ने चाय वाला बोला, किसी ने चौकीदार कुछ कहा। लेकिन हर बार मोदी ने उसको अपने आप को आगे करके उसको अपना गहना समझकर जनता के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ लगे रहे। और यही कारण है कि गुजरात में भी तमाचा पड़ा, 19 में भी तमाचा पड़ा, और जिसने चाय वाले का मजाक उड़ाया, आज वही चाय वाला देश का नायक बनकर, देश का प्रधान सेवक बनकर देश की सेवा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चरणदास महंत जी जिस तरह का मर्यादित बयान राष्ट्रीय पार्टी के नेता आप लोग दे रहे हैं, जनता आपको सबक सिखाएगी। और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि जो लठ मार की बात करते हैं, यही लोग हैं जो लालू के यहाँ लाठी पिलावन की बात करते थे। आज लाठी में तेल पिलावन वाले लोग क्या हर्ष हुआ है बिहार में देख सकते हैं। अब यहाँ पर लठ की बात कर रहे हैं तो जनता वो लठ लेके खड़ी रहेगी मोदी के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके प्रधान सेवक पर कोई सवाल उठाएगा, जिसने गरीब के घर में अन्न पहुंचाया, जिसने गरीब के लिए शौचालय बनाया, जिसने गरीब के खाते खोले, जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, जिसने गरीब का आशियाना बनाया, गरीब के घर में उज्ज्वला योजना पहुंचाई, वो व्यक्ति के ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो देश की करोड़ों जनता खड़ी है और वो लठ जनता के लेके खड़ी होगी। आप तो व्यक्ति को लेके आगे खड़ा हो रहे हैं। चूंकि आपने लाठी में तेल पिलाने की बात कर दी है, आपके अपने प्रदेश बिहार की बात हो गई है। 2019 में 39 सीटों में से 39 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी और उसमें से 13 अब प्रत्याशी मैदान में नहीं है। अगर विपक्षी दलों की बात करें, कांग्रेस की बात करते हैं, आरजेडी की बात करें, वहां पर अभी हाल ही में पप्पू यादव को लेकर आया है कांग्रेस, लेकर तो आ गई है, लेकिन पूर्णिया से टिकट देगी कि नहीं देगी नहीं पता है। पप्पू यादव कहते हैं कि साहब मैं तो चुनाव लड़ूंगा, ताल ठोक दिया। वही स्थिति तारिक अनवर की हो रही है। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि सीट उनको नहीं मिल पा रही है। बेगूसराय से कन्हैया कुमार तैयारी करके बैठे हुए थे, दिल्ली में दहाड़ रहे थे, उन्होंने कहा बेगूसराय में उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, लेकिन लालू यादव तो पुत्र मोह में किसी युवा को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे, उनके टिकट भी खतरे में दिखाई दे रहा है। अजय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, ये मान रहे हैं कि साहब अपने बेटे को आगे किया जाए, किसी दूसरे प्रत्याशी को आगे नहीं लिया जाए। तो ये जो पूरी भसड़ फैली हुई है विपक्षी गठबंधन में, उससे फायदा मिल पाएगा या अपने यहाँ भी कुछ ऐसा ही है? देखिए, हमने तो अपने टिकट भी घोषित कर दिए, हमारे अपने विजन, हमारे कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतर के काम करने में लग गए हैं, चुनावी प्रबंधन से लेकर चुनावी रणनीति में। एक और दूसरी ओर जिन नेताओं का आपने नाम लिया है वो कौन लोग हैं? पप्पू यादव बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम लालू के परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आज उसी लालू के मत्थे जमीन पैर मत्था टेकने चले गए और उनको मालूम है कि लालू के आगे तो कांग्रेस के लोग मत्था टेक रहे हैं, कांग्रेस के आला कमान मत्था टेक रहे हैं। लालू ने तो ऐसा किया, वो टिकट पहले घोषणा कर रहे हैं, अपने नेताओं को सिंबल पहले दे रहे हैं, बाद में अलायंस की बात करें। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें जो दे दी है वहां से भी अपने कैंडिडेट को टिकट दे सके। कांग्रेस हाशिए पे है, कांग्रेस वहां बैसाखी के सहारे है, तो लालू की बैसाखी है तो लालू पूरी तरह से उस तरह से खेल रहे हैं। और कांग्रेस के जो राज्य स्तर के नेता हैं उनकी क्या साख बची है?
उनको मालूम है कि सिर्फ सोनिया राहुल, अच्छा, अखिलेश का कोई वजूद नहीं? अखिलेश हो या कोई भी नेता हो, सोनिया राहुल जब मत्था टेक चुके हैं लालू, पूरे देश में इंडिया अलायंस की जो स्थिति हो रही है, तो कांग्रेस को मालूम है कि एक लालू बचे हैं, एक ये भी भ्रष्टाचारी है, एक हम भ्रष्टाचारी हैं, हम दोनों ही एक बचे हैं जो साथ में चल पाएंगे। और सारे भ्रष्टाचारी ही ना राज्य में उनको सपोर्ट दे रहे हैं, जो लोग कहीं तो या जेल में है या बेल में है। लेकिन 2024 का चुनाव इन सारे जेल और बेल वाले लोगों को साथ स्पष्ट रूप से संकेत प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन क्या आपके यहाँ भी वो स्थिति नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं घुटन आपके यहाँ के लोगों को भी दिखाई दे रहे हैं। 13 सांसद मैदान में नहीं है, अजय निषाद चले गए हैं, कांग्रेस का दामन थाम लिया है, उनको टिकट नहीं मिल पा। आपने भी 2 सांसदों को टिकट नहीं दिया, प्रत्याशी बदल दिए। देखिए, प्रत्याशी बदलना कई बार प्रक्रियात्मक चीजें होती हैं, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के आधार पर, अपने विकास के जो एजेंडे हैं उसके आधार पर जाती है। आज भी हम जा रहे हैं तो मोदी के 10 साल के कार्यकाल के आधार पर जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकाल के आधार पर नहीं जा रहे हैं। 10 वर्षों में हमने जो देश की सेवा की है, मोदी ने जो योजनाएं लेके आए हैं, मोदी का जो नेतृत्व है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो टिकटों को रोका जाता है, लेकिन जो लोग सीमा में और दो धैर्य से रहते हैं वो फिर उनको आगे मौका मिलता है। लेकिन जो लोग बेचैनी में आते हैं वो एक्सीडेंट में फंसते हैं। एक स्टेटमेंट है, ये कहा जाता है कि मोदी है तो मोदी की गारंटी है, और इस वक्त बीजेपी का आभूषण है मोदी की गारंटी, और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव में कहा था कि क्या बीजेपी ये गारंटी दे सकती है कि चाचा आज उधर तो चले गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन वापस इधर नहीं आ पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार की कार्यशैली और नीतीश कुमार की व्यक्तित्व, ये दोनों बहुत आपको आकलन करने का है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें उन्होंने निर्णय जब लिया, लेकिन हमेशा उनकी कार्यशैली और उनका व्यक्तित्व उसके विपरीत रहा। आप देख सकते हैं, लालू के विरोध में वो आए, उन्होंने भ्रष्टाचार को हमेशा चोट करने की बात की, उन्होंने अपने आप को हमेशा परिवारवाद से अलग रखा और कहीं ना कहीं विकास के एजेंडे पे अपने आप को आगे रखा। तो इन मुद्दों पे एक स्वाभाविक गठबंधन जो है वो भाजपा के साथ है, स्वाभाविक वस्तव में युद्ध कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं नीतीश आज जहां है, जितना तो फिर बीजेडी को क्या हो गया उड़ीसा में, अगर वो भी, क्योंकि वो भी सालों से आपका स्वाभाविक गठबंधन रहा है। देखिए, बीजेडी एआईएडीएम के आपका स्वाभाविक गठबंधन रहा है, देखिए अकाली दल आपका स्वाभाविक गठबंधन रहा है, और हम लोगों ने लंबे समय काम भी किया है। लेकिन कई बार गठबंधन में अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए भी काम होता है। हर पार्टी अपने आधार को बढ़ाना चाहती है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कई बार राज्य स्तर पे हमारे कंफर्टेबल नहीं भी होते हैं हम सीटों को लेके, लेकिन राष्ट्र के स्तर पे हम एक मत होकर काम करते हैं। बीजेडी ने उसको करके दिखाया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर राज्य स्तर पे आप हमारे साथ नहीं तो निश्चित रूप से हम अपने संगठन के साथ चुनाव लड़ेंगे। नवीन जी, एक पूरे देश में चर्चा इस बात की चल रही है कि आप 400 पार जा रहे हैं, बहुत कम बहुमत, इसके बहुत कम बहुमत के लिए सरकार चाहिए होती है। जब आप 400 पार जा रहे हैं और आपका आपने टारगेट सेट किया है, फिर क्या जरूरत है कि ऐसे तमाम लोग जिनके जरिए आपने करप्शन के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में चक्की पीसने की बात की, चाहे वो अशोक चव्हाण हो, नवीन जिंदल हो, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनको मुद्दा बनाया बीजेपी ने, फिर ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच भी घुटन सी महसूस हो? देखिए, क्योंकि मैं कई सारे बयान लोगों की चर्चा कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। नहीं, मैं बयान और स्पष्ट रूप से है, जिन लोगों पे आरोप लगे और कार्रवाई हुई, अगर वो दोषी आ रहे हैं, चार्जशीटेड हो, तो निश्चित रूप से उसको रोका गया। लेकिन जो केवल आरोप है और जिन पे कोई बहुत विषय नहीं बन पाया, उनकी राजनीति में अगर उनको आगे करने की इच्छा है तो उसको, लेकिन ये एक बात लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी वॉशिंग मशीन में आओ, धुल जाओ और एकदम चमकदार सफेदी की चमकार के तौर पर बाहर निकल पार्टी में शामिल हो। शब्दों का प्रयोग जो करते हो उनको मुबारक हो, मैं बहुत स्पष्ट हूँ। अगर वो बीजेपी में आ भी गए हैं और अगर दोषी पाए जाएंगे तो बीजेपी में रहते उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है मोदी जी का। मोदी जी ने स्पष्ट कई बार कहा है कि मेरा अपना परिवार का भी व्यक्ति होगा या अपने, वो अगर भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाएगा तो उसको कोई बख्शेगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी अगर 10 साल से हम लोगों की सरकार रही, किसी ने हम पर करप्शन का आरोप नहीं लगाया, तो इसका मतलब एक एक नेता को स्पष्ट है कि अगर यहाँ काम करना है तो कहीं ना कहीं इसको प्रामाणिकता के साथ करना पड़ेगा। और जो लोग भी अगर पुराने समय में भी अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो निश्चिंत रहिए,
मोदी किसी को माफ़ नहीं करेंगे, ऐसे किसी भ्रष्टाचारी को टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे उनके परिवार का हो या पार्टी का हो। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन चुप है, चुप्पी साधे हुए है। चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियां, कांग्रेस कहती है हमारे खाते बंद कर दिए जाते हैं, हालांकि उस पर रोक लग गई है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया जाता है। तमाम विपक्षी गठबंधन के नेताओं को ईडी द्वारा नोटिस दे दिया जाता है। ये खेल चल रहा है कि किसी भी तरह से विपक्षी गठबंधन या उसके नेता चुनाव ना लड़ पाए। कितनी सच्चाई? देखिए, एक चीज देखिए, ये कौन कौन लोग हैं और इन पे क्या क्या आरोप हैं। हेमंत जी किसका जमीन अपने नाम किए और नाम किए, उस पर कार्रवाई हुई, और कार्रवाई के बाद अगर जेल में है और बेल नहीं मिल पा रहा है, आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें दोषी हम हैं क्या? लालू जी कोई तीर्थाटन करने गए थे क्या? उनके बेटा पे अगर चार्जशीट हुआ है तो जिन गरीब युवाओं का आपने जमीन अपने नाम कराकर उनको नौकरी देने का खेल खेला, वो आरोप लगा, तो वो आरोप और जो जांच हुई, जो कागजे आ रहे हैं, उससे आपको भय है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। आप केजरीवाल की बात करते हैं, केजरीवाल के नेता लोग लंबे समय से जेल में हैं, अगर बेल नहीं दे रही है न्यायालय तो कोई ना कोई सिंह बाहर आ गए। एक संजय सिंह के आने से क्या पूरा विषय खत्म हो गया क्या? उनके डिप्टी सीएम कहाँ हैं? उनके अन्य जो हमारे जैन साहब और बाकी लोग थे वो कहाँ हैं? तो कहीं ना कहीं, और क्या बात बोल के आए थे केजरीवाल जी 2013-14 में भी चुनाव में मैं वहाँ था, 20 में भी था। हम लोगों ने देखा है कि क्या लंबे लंबे कसिंदे कसते थे। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनके कांग्रेस के दरवाजे पे बैठे हैं, केवल मेरा भ्रष्टाचार छिप जाए। तो ये सारे भ्रष्टाचारी एक होने से क्या भाजपा के सेहत पर असर होने वाला है? ये चोर चोर मौसेरे भाई लोग एक साथ हो भी जाएंगे, उससे देश की जनता को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी टारगेट सेट करके चलती है। विधानसभा में आपने टारगेट सेट किया, अचीव कर लिया। लोकसभा में आपका क्या टारगेट है? 11 में से पिछली बार 2 कांग्रेस के पास चली गई थी, इस बार 11 में से 11 कितनी सीटें आप लेकर आने वाले? लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4-5 सीटों पर टक्कर है। कि कहने का, मैं अभी तक करीब 7 लोकसभा खुद घूम के आया हूँ, 7, हाँ 4 बचा हुआ है। मेरा ये मानना है कि आज जिस प्रकार से 10 वर्षों के कार्यकाल को हम लेके जा रहे हैं, उसका कोई जवाब अपोजिशन के पास नहीं है। उन मुद्दों पे वो डिबेट करने की स्थिति में नहीं है। पिछले 100 दिन में विष्णुदेव साय की सरकार ने जिस प्रकार से कमिटमेंट को पूरा किया है, उसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। हमारा नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी हैं, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। तो जब राज्य की योजनाएं राज्य की सरकार, केंद्र की योजना केंद्र की सरकार का कोई विकल्प नहीं है, और छत्तीसगढ़ में 11 जो प्रत्याशी कांग्रेस के होंगे, ये कौन चेहरे हैं? ये वही चेहरे हैं, या तो थके थकाए हैं या कहीं कहीं पीटे पटाए हैं। तो ये पीटे हुए चेहरे जिसको जनता ने नकार दिया, जो चीज़ें हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं की शहादत दी। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं के हत्या की जो जांच हुई, उसके फाइल को 5 साल तक दबा के रखा। लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसको भूले नहीं है। मतलब इस बार 400 पार। मैं तो कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के 11 के 11 कमल नरेंद्र मोदी के झोली में, और देश से 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया है, वो जनता पूरा करके देगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने हमसे बातचीत की और आपकी बातों को निश्चित तौर पर देश के समक्ष पहुंचाएंगे और बताएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।